हेलो गाइस, आज हम 7th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 रेगिस्तान में जीवन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशु एवं मनुष्य के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो, फसलों को उगाने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पर लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में जीना सीख चुके हैं। उनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति जहाँ पर पाई जाती है। यानी कि वो स्थान जहाँ पर जो स्थान जो होते हैं वो शुष्क होते हैं, एकदम सूखे हुए प्रदेश होते हैं। वहाँ पर पानी की कमियाँ होती हैं और ये स्थान काफ़ी गर्म भी हो सकते हैं और काफ़ी ठंडे भी हो सकते हैं। अब सबसे पहले मैं जो गर्म है उसकी बात करने जा रही हूँ। जो गर्म है, जो कि रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान, जो सहारा रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा जिसको रेगिस्तान कहा जाता है। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को आप देख सकते हैं। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगा सकते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है और आप यहाँ पर देखें सहारा रेगिस्तान 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, यानी कि इतना ज़्यादा बड़ा है ये रेगिस्तान कि भारत का क्षेत्रफल भी इसके सामने छोटा है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। जो सहारा का रेगिस्तान है 11 देशों से घिरा हुआ है। 11 देश कौन कौन से हैं? वह हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा। ठीक है, रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं, यानी उठे हुए। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस चित्र में दिखाया गया है सहारा रेगिस्तान के बारे में। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे। यानी कि एक टाइम ऐसा था जब यहाँ पर एकदम हरियाली थी, पानी था, बहुत सारे जानवर, सब चीज़ थी यहाँ पर। परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया। ये आप यहाँ देख सकते हैं, यह है सहारा का रेगिस्तान, ये वाला और ये वाला। ठीक है, यह सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। सहारा के अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भारत में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आप देख सकते हैं कि 1922 का तापमान है ये 57.7 सेल्सियस। यहाँ की अगर हम जलवायु की बात करें तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके तापमान का विकिरण होने से चारों तरफ सब
कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं, तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि सहारा रेगिस्तान में दिन का तापमान तो होता है 50 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना ज़्यादा अंतर है। वहाँ के लोग किस तरीके से यहाँ पर रहना सीखेंगे, आप समझ सकते हैं। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। यहाँ पर ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप, ये विभिन्न प्रकार की जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। सहारा रेगिस्तान के मरुद्यान क्षेत्र इस तरीके के हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें सहारा रेगिस्तान के, तो सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। जलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। यानी कि यहाँ के पालतू पशु कौन कौन हैं? भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़े, ये इनके पालतू पशु हैं और ये लोग इनसे दूध प्राप्त करते हैं और इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों पर का उगाई जो पशुओं के बाल होते हैं उनका उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए करते हैं। धूल भरी आंधियों में एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यानी कि जो सहारा का मरुद्यान है वो मिस्र की नील नदी घाटी है, क्योंकि नील नदी से ये जो भी पानी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इस पानी की वजह से, इस जल की उपलब्धता के कारण यहाँ खजूर के पेड़ उगाए जाते हैं और यहाँ पर चावल, गेहूँ, जो सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। नील घाटी के आसपास का क्षेत्र, वहाँ पर मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज, यूरेनियम सम्मिलित हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों में से ऊंचे खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग स्थान पर सुपर महामार्ग बनाए गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक जलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल, गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। जब रेत पवन को उड़ाकर ले जाती है तो वहां पर गर्त यानी गड्ढा बन जाता है। जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या हो मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। ये लोग उनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे सबसे पहले क्या है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा इस तरीके का क्षेत्र पाया जाता है, इस तरीके का ये वाला। जब यहाँ से मिट्टी हवा आएगी और यहाँ से क्या होगा तो उड़ा करके लेके जाएगी, जितनी भी हवा आएगी वो उड़ा करके मिट्टी यहाँ के ले जाएगी। फिर क्या होगा, यहाँ पर गहरा गड्ढा बन जाएगा। गड्ढा फिर गर्त जिसे कहा गया है, बनने के बाद यहाँ पर ज़मीन से थोड़ा थोड़ा सा पानी निकलने लगेगा और फिर बाद में जब ये काफ़ी बड़ा गहरा गड्ढा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा ये गर्त हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, उनके बड़े स्थान पर जल हो जाएगा, तो फिर वो मरुद्यान बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर के आसपास क्या होगा, फिर लोग रहना शुरू कर देंगे। खजूर के
खजूर के पेड़ों को और फसलें फसलें उगानी यहाँ पर लोग शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद फिर सामान्य रूप से बड़ा भी हो जाएगा। फिर ये जो मरुद्यान है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसको क्या होगा फिर, इसको फिर मतलब विशाल मरुद्यान कह सकते हैं इसको, जैसा कि एग्जांपल के लिए मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान है। ठीक है, फिर आता है ठंडा रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान हमने सहारा रेगिस्तान के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं जो ठंडा रेगिस्तान है, जो कि हमारे भारत देश का हिस्सा है, लद्दाख। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख शब्द का अर्थ होता है देश। ओके, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। चित्र 10.4 ये देखें आप यहाँ पर 10.4। ये आप यहाँ पर देखें, इसके पूर्व में ये वाला जो हिस्सा है यह है लद्दाख का हिस्सा। ठीक है, लद्दाख श्रेणी। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वतीय श्रेणी एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियाँ एवं महाखंड यानी कि गोर्ज का निर्माण करता है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ जैसे गैंगरी हिमानी मौजूद है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का जो तापमान है यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है। यह कब का है, जब गर्मी होती है। एवं रात के समय में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। गर्मी के मौसम में है ये। गर्मी के मौसम में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक और रात में -30 डिग्री सेल्सियस। और जब ठंड आती है, शीत ऋतु आती है, बर्फीला ठंडा हो जाता है, तब यहाँ का तापमान हर टाइम चाहे दिन हो या रात -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है और भी कम। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हों, तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषारपात से ग्रसित हो सकते हैं। यानी कि आप एक ही टाइम पर सूर्य का ठंड में बैठ जाएं, आधा आपका जो जो आपके पैर हैं वो उसमें हो, धूप में हो, और बाकी आप सारे ठंड में हो, तो फिर दोनों आप मौसम एक बार में देख सकते हैं, ठंडे और गर्म। या फिर आपके पैर छाया में हो और आप सारे धूप में हो, तब भी आप ऐसा देख सकते हैं। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। देखिए, पहले इधर लद्दाख में लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। हिम का अर्थ होता है जहाँ पर बर्फ़ हो, यानी कि बर्फ़ से ढकी हुई जो भूमि है उसे लद्दाख यानी खापाचान कहा जाता है। ओके, चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है, जिसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। वनस्पति जात प्राणी जात के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं।
घाटी में शरबत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इसमें रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं धूप यहाँ पर पाए जाते हैं। मतलब पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं ये। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। जैसे लद्दाख के पशुओं में मतलब अगर हम यहाँ पर पशु की बात करें तो जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। इन पशुओं से दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए इनको पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर, मक्खन की बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर लोग किस तरीके से रहते हैं, लोगों का जीवन कैसा है, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यदि हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोंपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से, शे एवं लामायुरु। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला क्षेत्र थिक्से मठ यहाँ पर स्थित है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो आलू, मटर, सेम, शलजम जैसी खेती करते हैं। सिर्फ कब? ग्रीष्म ऋतु में। और शीत ऋतु में क्योंकि जलवायु इतनी कष्टकारी होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड हो जाती है, -40 डिग्री तापमान पहुँच जाता है, जिस वजह से लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यानी कि जो भी मतलब क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मुसलमान और बौद्ध धर्म के लोग हैं, तो ये अपने अपने जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो भी मतलब धार्मिक कार्य होते हैं और उत्सव होते हैं, यानी कि त्यौहार वगैरह, उन सब में ये व्यस्त रहते हैं। बाकी ये जो कृषि वगैरह ये नहीं कर पाते हैं ज़्यादा ठंड की वजह से। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं कि वे केवल घर पर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय, दुकान भी संभालती हैं। यानी कि यहाँ के जो लद्दाख की महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। वो घर का भी काम करेंगी, फिर उसके बाद खेत भी संभालेंगी, फिर उसके बाद वो अपनी जो भी व्यवसाय, छोटी मोटी दुकानें जो हैं, सब व्यवसाय भी करती हैं, दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? यदि हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं। जैसे क्या? मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, रोहतांगला, बारालाचला, लुनगलाचला एवं टंगलंगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन। अगर यहाँ पर मतलब क्रियाओं की बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं मुख्यतः वो पर्यटन होते हैं। इनकी यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। गोंपा दर्शन, घास के मैदानों एवं हिमनदों की सैर एवं उत्सवों और अनुष्ठानों को देखने यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीख लिया है। यह आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ के जो लोग हैं इनकी पारंपरिक वेशभूषा कैसी है, यहाँ की महिलाएं किस तरीके से अपने आप को अनुष्ठानों में व्यस्त रखती हैं, इस तरीके के जो उनकी मतलब ड्रेसिंग होती है उसमें। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मित व्यय से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। यानी कि इनके पास भले ही संसाधन कम हों, भले ही इनके पास चीज़ें कम हों, लेकिन उसमें भी ये अपना जीवन जीना सीख चुके हैं और कुछ भी ये व्यर्थ नहीं करते, कुछ भी ये ख़राब नहीं करते हैं। जो भी इनके पास संसाधन है उनका हमेशा सदुपयोग करते हैं, जिस वजह से यहाँ पर मतलब ये जीवन संभव हो सका है।
तो ये था आज का हमारा चैप्टर। तो आज हमने 7th क्लास की जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी है उसको ख़त्म कर दिया है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8th क्लास के एनसीईआरटी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।